नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर एफआईज कौन होते हैं, डीआईज कौन होते हैं। बस बहुत लोगों को ये पता है कि जो एफआईज है एक फंड हाउस है, एक फंड मैनेजर है, कोई पर्सन है, माल बेचता है, इसकी वजह से गिरावट होती है। बस इतना ही पता है, ठीक है। मतलब बेसिक भी नहीं पता है। पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एफआईज होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, जो डीआईज होते हैं, हमारे जो इंडिया के बड़े बड़े जो फंड हाउस होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा फंड के, मैं आपको नाम भी बताऊंगा कि ये फंड है, यहाँ पे ही पैसा लगाता है, इसके अलावा कहीं और नहीं लगा सकता। और आखिर एफआई सेलिंग क्यों करते हैं, और एफआईज अगर सेलिंग करते तो डीआईज वगैरह बाय क्यों करते, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे। एकदम बेसिक पॉइंट है, ये आपको बहुत जानना जरूरी है। रीज़न क्यों? रीज़न ये है क्योंकि ये जो अभी मार्केट में जो भी फ्लो चलता है, ठीक है, जो भी हमारा निफ्टी ऊपर नीचे होता है, जो भी प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, ये सारे जो एफआईज और डीआईज के पैसे हैं उनके वजह से ये मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो ये आपको बेसिक बहुत जानना जरूरी है कि आखिर एफआईज की सोच क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, आखिर वो मार्केट में इतनी हैवी सेलिंग क्यों करते हैं, और फिर उसको डीआईज आखिर बाय क्यों करते हैं। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे। ये सब जानना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो मार्केट में देखें तो इनका ही पैसा फ्लो कर रहा है, इनके वजह से ही मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। तो इसके लिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एफआईज कितने टाइप के होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत लोगों को पता भी नहीं रहेगा कि अलग अलग टाइप के एफआईज होते हैं, ठीक है। एफआईज मतलब क्या? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि जो बाहरी, जो विदेशी निवेशक है, यानी कि जो बाहर वाले इन्वेस्टर है हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं। पहले एफआईज के ऊपर बात करते हैं, वो एफआईज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितने टाइप के एफआईज होते हैं वो भी जान लो। एक देखो, एक हेज फंड वाले होते हैं, आपने हेज फंड बहुत नाम सुना रहेगा, ठीक है। एक हेज फंड होते हैं, पेंशन फंड रहता है, म्यूचुअल फंड रहता है, इन्वेस्टमेंट बैंक रहता है, इंश्योरेंस कंपनी रहता है, सॉवरेन वेल्थ फंड रहता है, इंडोमेंट्स रहता है। तो ये अलग अलग टाइप के एफआईज रहते हैं और ये अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको एक हेज फंड का बताता हूँ। जो हेज फंड है ना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं करती ज़्यादातर, ये एक बोल सकते हो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पे न्यूज़ आ रही है नेगेटिव, तो उस न्यूज़ के बेस पे ये रिएक्ट करेंगे। मतलब मान लो किसी, जैसे एग्जांपल के लिए जो अडानी ग्रुप था उसके लिए बैड न्यूज़ आ गया, तो कोई हेज फंड आ रहा है भाई, या पहले से कोई है वो जो अपना क्या नाम था उसको, जो अडानी ग्रुप को, मतलब अडानी ग्रुप के लिए बैड न्यूज़ निकाला था, उसका नाम क्या था? हिंडनबर्ग। वो भी एक हेज फंड है। तो वो क्या करते हैं? बैड न्यूज़ पे रिएक्ट करते हैं। ये ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं। तो पहला कंपनी की बैड न्यूज़ निकालेंगे, या मान लो किसी हेज फंड को किसी कंपनी का बैड न्यूज़ पता चल गया पहले, ठीक है, कल मार्केट ओपन हो रहा है, तो सीधा स्टॉक को शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट यानी कि उसके शेयर्स बेचने लग जाएंगे, ठीक है। तो हेज फंड ऐसे पैसे कमाते, ठीक है। मतलब ये फटाफट रिएक्ट कर देते तुरंत। ऐसा नहीं कि ये थोड़ा मिड टर्म या शॉर्ट टर्म का नज़रिया रखते, बिल्कुल नहीं। जहाँ पे बैड न्यूज़ देखा, जहाँ पे इनको प्रॉफिट दिख रहा है, वहाँ पे जाके ट्रेडिंग करेंगे, वहाँ से पैसे कमाएंगे, जिससे अडानी ग्रुप में अपने को देखने के लिए मिला, ठीक है। तो ये शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाते। अगर कुछ मैं हेज फंड के आपके नाम बताऊँ तो सिटाडेल, इलोट मैनेजमेंट, ब्लैक रॉक हो गया, ब्लैक स्टोन हो गया, ये सारे कुछ हेज फंड है, ठीक है। और भी हो सकते, पर ये सारे कुछ एग्जाम्पल के लिए हेज फंड हो गया, ठीक है। तो अभी तक आपके दिमाग में बस यही रहता रहेगा कि एक फॉरेन इन्वेस्टर है, एफआईज है, ठीक है, आते हैं, सेल करते चले जाते। ऐसा नहीं भाई, अलग अलग टाइप के रहते हैं। अभी देखो पेंशन फंड टाइप, पेंशन फंड वाले भी एफआईज होते हैं, ठीक है। आपने कहीं कहीं बहुत सारे स्टॉक की होल्डिंग में देखा रहेगा कि सिंगापुर पेंशन फंड होल्ड दिस स्टॉक, या चाइना पेंशन फंड होल्ड स्टॉक, ठीक है, ऐसा देखते रहोगे। तो पेंशन फंड वाले होते हैं। पेंशन फंड वाले ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। जो पेंशन फंड वाले एफआईज होते हैं वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, ठीक है। वो पूरी दुनिया में निवेश करते क्योंकि उनको एक स्टेबिलिटी चाहिए और प्लस सेफ्टी चाहिए। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, प्लस पूरी दुनिया में निवेश करते। और वो ज़्यादातर ना लार्ज कैप स्टॉक हो गया, लार्ज कैप कंपनी हो गया, बड़ी कंपनी हो गई, या कोई डिफेंसिव स्टॉक हो गया, जैसे कि एफएमजीसी हो गया, जल्दी गिरता नहीं है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, जल्दी गिरता नहीं है। तो पेंशन फंड ना ऐसे कंपनियों में ज़्यादा निवेश करते हैं, ठीक है। तो पेंशन फंड वाले भी एफआईज होते हैं, ध्यान देना, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल बताऊँ, आपने देखे भी रहेंगे बहुत सारी कंपनियों की होल्डिंग में, जैसे कि गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी करके, ठीक है। तो ये पेंशन फंड वाले, जब आईपीओ आता है, आईपीओ में हम एंकर लिस्ट देखते हैं, तो उसमें भी आपको पेंशन फंड का नाम दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक होते हैं म्यूचुअल फंड वाले,
एफ आईज, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड वाले एफ आईज कौन है, मैं आपको बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड वाले एफ आईज वो है कि मतलब जहाँ पे अच्छा मौका दिखे वहाँ पे निवेश कर देते, सिंपल। जैसे मान लो कि उनको ग्रीन एनर्जी पे अच्छा मौका दिख रहा है, इंडिया में दिख रहा है कि ग्रीन एनर्जी का बहुत बूम आने वाला है, तो वो ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर देंगे। आईटी सेक्टर अच्छा चलने वाला है तो आईटी सेक्टर में कर देंगे। तो मतलब मार्केट की जैसे कंडीशन है उस हिसाब से म्यूचुअल फंड वाले जो एफ आईज होते हैं वहाँ पे निवेश करते हैं, ठीक है। अभी इनके भी एग्जांपल है, जैसे कैपिटल ग्रुप का आपने नाम सुना रहेगा, ब्लैक रॉक का नाम सुना रहेगा। ब्लैक रॉक जैसे जियो के साथ अभी करार किए, ठीक है, एएमसी बिजनेस में, तो ये एफ आईज के तरीके हुए, ठीक है। अभी देखो बहुत लोगों के ये सवाल रहेंगे कि एफ आईज के पास और पैसा तो बहुत ज़्यादा रहता है इनके पास, ठीक है, तो ये आखिर भारत में ही क्यों इन्वेस्ट करते, अदर कंट्री में भी करे, भारत से भी बहुत सारी अच्छी कंट्री है जो अच्छा करिए, ठीक है, उधर क्यों नहीं करते। देखो क्या है ना, एफ आईज एक तो मतलब ही टाइप के होते हैं, ठीक है, उनको प्रॉफिट से मतलब होता है, उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो वो अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल रखने के लिए जहाँ पे उनको सही दिखे वो उस समय वहाँ पे लगा देते, ठीक है। उनको अगर लग रहा है कि इंडिया में हमको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते तो करते। अगर उनको थोड़ा भी डर लग रहा है कि भाई इंडिया में आने वाले समय में मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और यहाँ पे अब रिटर्न्स नहीं बनेंगे, वैल्यूएशन सही नहीं दिखाई दे रही, एफ आईज को अगर ऐसा लगता है तो वो तुरंत बेच के भाग जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स के लिए हम अभी देख रहे हैं, ठीक है, करंट सिचुएशन देखो, मेरे ख्याल से एफ आईज ने कुछ 2 लाख करोड़ की 2.5 लाख करोड़ के ऊपर का बेच चुके, ठीक है। तो उनको वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं दिखाई दे रहा है, वैल्यूएशन ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रही है इंडियन मार्केट में, इसके वजह से वो बेच के माल भाग रहे, ठीक है। और जो एफ आईज जो रहते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर, उनका नज़रिया बहुत शॉर्ट टर्म रहता है, ठीक है। वो बस वही बोल रहा हूँ ना, मतलब ही रहते हैं, वो प्रॉफिट देखते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे लगा दो। लॉस अगर उनको दिखाई दे रहा है कि भाई हमको अदर कंट्री में ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है, अदर कंट्री में भाई एफडी में 10% मिल रहा है, इंडिया में 6% मिल रहा है, या इंडियन मार्केट में हमको रिटर्न्स ही नहीं मिल रहा है, बाहर में ज़्यादा मिलेगा, तो वो तुरंत निकाल के पैसे को घुमा देंगे और इससे हमको बहुत इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जैसे कि इंडियन मार्केट में अभी देख भी सकते हो कि मार्केट कितनी बुरी तरह गिर रहा है, ठीक है। वो एफ आईज पैसा निकाल रहा है, इसकी वजह से एफ आईज को ऐसा लग रहा है कि इंडिया में जो वैल्यूएशन है वो कंफर्ट नहीं है, और सही भी बात है, ठीक है, जिसके वजह से एफ आईज अपना पैसा निकाले, ठीक है। और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी करना रहता है, इसके लिए इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, जैसा उनको सही लगे, सही सीधी बात बोलूँ, जैसा उनको सही लगे उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और अगर एफ आईज की मैं बात करूँ कि ज़्यादा कहाँ पे वो फोकस रहते हैं, ठीक है, कौन से सेक्टर पे वो ज़्यादा फोकस रखना पसंद करते हैं, मतलब मन पसंदीदा उनका फोकस वाला सेक्टर कौन सा है। आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, ये कुछ 2-3 सेक्टर है जो एफ आईज लोग को बहुत पसंद आते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो आईटी सेक्टर है उनका ग्लोबली बिजनेस है, जो बैंकिंग सेक्टर है इनका भी ग्लोबली बिजनेस है, जो फार्मा सेक्टर है इनका भी ग्लोबली बिजनेस है, अदर भी सेक्टर है उनका भी ग्लोबली है, पर वो बड़े स्केल पे नहीं है। पर ये जो सेक्टर के बिजनेस है वो बड़े स्केल पे ग्लोबली है, तो ये डॉलर्स में कमाते। इसके वजह से एफ आईज की नज़र और एफ आईज का जो पसंदीदा मतलब सेक्टर रहता है वो आईटीज़ रहता है, फार्मा रहता है, बैंकिंग रहता है। और जब भी मार्केट में एक बड़ा देखो करेक्शन आएगा तो इन्हीं सेक्टर में आएगा, और जब बड़ी एक चाल चलेगी मार्केट, ठीक है, ऊपर के साइड, तो इसमें ही अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिलेगी। और अगर मान लो कि जब गिरते मार्केट में खराब स्टॉक, मतलब खराब वाले जो स्टॉक गिरेंगे, तो ये फार्मा आईटी ये सब गिरते नहीं है, जो कि अभी हो रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट रहेगा, इसकी वजह से वो बेचते ही नहीं रहेंगे माल। अभी देखो फार्मा आईटी देखे तो बिल्कुल नहीं गिरा है, ठीक है, बैंकिंग भी देखे बिल्कुल नहीं गिरा है, क्योंकि वहाँ पे एफ आईज का पैसा अभी तक लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उनको लगता रहेगा कि यहाँ पे कंफर्ट है अभी तक, वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है। और देखा जाए जनरली ठीक है, क्योंकि देखो बैंकिंग चला नहीं है 4 साल से, फार्मा की एक अपनी अलग वैल्यू है, उसके बाद आईटी भी देखे तो आईटी का भी वैल्यूएशन ठीक ठाक दिखाई देता है, जिसकी वजह से देखो इस गिरते मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप ही गिरे, फार्मा आईटी ये नहीं गिरी, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग अभी तक इन्होंने नहीं की है, ठीक है, क्योंकि इनको लगता रहेगा कि यहाँ पे वैल्यूएशन ठीक ठाक है। वही ओवरऑल बोलने का मतलब है कि एफ आई सिर्फ अपने फ़ायदे के मतलब से जिस देश में फ़ायदा होता है वहीं पे निवेश करते हैं। सिंपल है, एफ आईज का रूल है, हमको जहाँ बेनिफिट होगा हम वहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं डी आईज का। देखो डी आईज भी 2-3 टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारे डी आईज कौन हो गए, इंडियन म्यूचुअल फंड, वो डी आईज हो गए, मतलब डोमेस्टिक
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए डीआईज हमारे, ठीक है। जिस एग्जांपल के लिए हमारे एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गए, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गए, आईसीआई म्यूचुअल फंड हो गए, ठीक है। अब डीआईज में भी टाइप है, एक तो ये म्यूचुअल फंड हो गए, सेकंड हमारे जो इंश्योरेंस कंपनी हो गई जैसे कि एलआईसी भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, फिर एचडीएफसी लाइफ हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ हो गया। तो ये सारे हमारे डीआईज हो गए, ठीक है, हमारे इन्वेस्टर हो गए, हमारी इंडिया की मतलब जो ये रीढ़ की हड्डी है, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे जो देखो म्यूचुअल फंड वाले रहते वो पैसा कैसे लगाते, जो हम एसआईपी करते उनको मान लो एसबीआई म्यूचुअल फंड में, एसबीआई म्यूचुअल फंड में हमने एसआईपी किया तो वो हमारा पैसा मार्केट में लगाते, सिंपल। और फिर एलआईसी वगैरह की बात करें, जो इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे एलआईसी देखो अडानी के ग्रुप में भी होल्डिंग रखती है, बहुत सारी कंपनियों में होल्डिंग रखती है, छोटी छोटी बैंकिंग है उन कंपनियों में होल्डिंग रहती है। तो ये एलआईसी हमारा पैसा लगाता कैसे, हम जब बीमा कराते, बीमा में हमको जो रिटर्न्स मिलता है, तो ये भाई कोई बिजनेस करेंगे तभी तो रिटर्न्स देंगे ना। तो ये बिजनेस नहीं करते, ये क्या करते कि कंपनियों में निवेश करते, वहाँ से इनको ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है और उस रिटर्न्स को हमें घुमा के देते, सिंपल। अब बहुत लोग को सोचते रहेंगे ना कि भाई ये एलआईसी पैसा बना के कैसे देता है, जब मैच्योर हो जाता है तो अमाउंट डबल कैसे देता है, ऐसे ही देता है। आप देखो बहुत सारी ऐसी कंपनियां उठा के देख लो, ज़्यादातर सरकारी उठा के देख लो, वहाँ पे एलआईसी की होल्डिंग देखने के लिए मिलेगी, एचडीएफसी लाइफ, ऐसी कंपनियों की देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के भी हमारे डीआईज होते हैं। अब डीआईज के जैसे कुछ नाम बता दो, इंडियन पेंशन फंड हो गए, नेशनल पेंशन फंड हो गए, उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, ईपीएफ हो गया, ठीक है। ईपीएफ जो ईपीएफ का पैसा कटता है, ईपीएफ का पैसा लोगों को देखो ब्याज के साथ मिलता है रिटर्न, ठीक है। तो कैसे मिलता है, ऐसे ही मिलता है, ये हमारे जो पैसा हम ईपीएफ में हमारा कट के जाता है वो ईपीएफ का पैसा इंडियन मार्केट में लगता है, फिर वहाँ से रिटर्न्स मिलता है और ये निवेशकों को देता है रिटर्न, ठीक है। तो इस तरह पैसा जनरेट करके देते। यहाँ पे डीआई मार्केट में स्टेबिलिटी लाते हैं, ध्यान देना, जो हमारे डीआईज रहते हैं, ठीक है। डीआईज हमारे, ध्यान देना, ये मार्केट में स्टेबिलिटी लाते हैं और इनका व्यू लॉन्ग टर्म रहता है, ठीक है। और जो एफआईज की सेलिंग होती है, जैसे अभी सेलिंग हो रही है और जैसे होते आ रही है सेलिंग, ठीक है, उन सारे सेलिंग को एब्जॉर्ब किसने किया, बाइंग किसने किया, डीआईज ने किया। अगर ये अगर सपोज मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, अगर एफआईज मान लो सेल कर रहे, ठीक है, और जितने भी डीआईज है, ठीक है, जितने भी डीआईज है वो कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब उन्होंने अपना सिस्टम ही बंद कर दिया, वो मतलब बाय नहीं कर रहे, वो अपना सिस्टम मतलब बंद कर लिए, तो भाई लोअर सर्किट लग जाएगा मार्केट में, ठीक है। अभी ये मार्केट अपने को कैसे दिखता है, मान लो नीचे नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया। तो ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये डीआईज की बाइंग की वजह से जा रहा है, ठीक है। डीआईज हर प्राइस पे सेल कर रहे हैं, मान लो कि डीआईज 110 का भी भाव बेच रहा है, 109 का भी भाव बेच रहा है, 108 का भी भाव बेच रहा है, ठीक है। पर 108 पे भी एफआईज जो है 110 के भाव को भी बेच रहे, 109 के भाव पे भी को भी बेच रहे, 108 के भी भाव को बेच रहे, ठीक है। पर वापस देखते हैं 108 से 109 चला जाता है, जो भी स्टॉक हो, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 110 भी चला जाता है। रीज़न क्या है, वहाँ पे डीआईज की बाइंग आ जाती है। अगर सपोज डीआईज वहाँ पे एंट्री नहीं लेते अपने, तो वो भाव नीचे ही आता जाएगा और पूरे मार्केट में लोअर सर्किट लग जाएगा, ठीक है। जहाँ पे कुछ बाइंग नहीं होती हो, समझ जाओ वहाँ पे मतलब लोअर सर्किट लग चुका है। तो अभी जो भी आपको मार्केट थोड़ा ऊपर दिखता है कि कभी 500 पॉइंट ऊपर हो गया, तो समझ जाओ डीआईज की वहाँ पे बाइंग आई है, ठीक है। डीआईज हमारे इंडियन मार्केट को संभालते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं और उनका व्यू हमेशा लॉन्ग टर्म का रहता है, एफआईज की तरह नहीं रहता है, वो जल्दी शॉर्ट वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई वो उनको हमारे इंडियन मार्केट को संभालना है, आप एक ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये डीआईज का रोल रहता है। एफआईज और डीआईज का रोल आपको समझ में आ गया। जो भी एफआईज की सेलिंग रहती है वो डीआईज बेचारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, उनकी सेलिंग को बाय कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट स्टेबल रहता है। नहीं तो भाई अगर डीआईज कुछ करे ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर शांत बैठ जाए हो इस मार्केट में, मार्केट हमको अभी तक 15,000 पे दिखाई देता, इस बात को ध्यान देना। अब देखो, अगर एक इन्वेस्टर के नज़रिए से देखें कि जो एफआईज और डीआईज है, मतलब कौन सही है कौन गलत है, देखो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। दोनों मार्केट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि देखो जो एफआईज रहते हैं एक मार्केट में गर्मी लाते हैं, एक मार्केट में अलग ही फ्लो लाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, विदेशी निवेशक है, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े फंड हाउस रहते हैं, मतलब टॉप फंड हाउस में से रहते हैं वो,
मतलब बहुत ताकत रहती है उनके पास देखा जाए, ठीक है। तो एफआईज भी बहुत ज़रूरी है, डीआईज भी बहुत ज़रूरी है। एफआईज जहाँ पे आते हैं पता चलता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है, यहाँ पे तेज़ी आ सकती है। जो सेक्टर में एफआईज अगर निवेश कर रहे हैं, ठीक है, मान लो फार्मा सेक्टर में, तो हम एक अज्यूम कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि भाई आने वाले समय में फार्मा में कुछ तेज़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एफआईज निवेश कर रहे हैं। और एफआईज का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो कंफर्ट देख के और वैल्यूएशन देख के ही निवेश करते हैं, ठीक है। उनको जहाँ पे कंफर्ट, वो कभी भी हाई प्राइस पे नहीं लेते और वो ज़्यादातर 90% प्रॉफिटेबल ही रहते। तो इसकी वजह से एफआईज भी बहुत ज़रूरी है, डीआईज भी बहुत ज़रूरी है। सबका अपना रोल है, सब अपने रोल के हिसाब से चलते, ठीक है। यहाँ पे क्या मार्केट के लीडर होने, हाँ ठीक है, ये हो गया। यही थोड़े 2-3 पॉइंट थे, दोनों ज़रूरी है। एक मार्केट का माहौल बनाते, वही बोला, एफआईज मार्केट का माहौल बनाते और डीआईज बेचारे संभालते। एक और मैं यहाँ पे एक आपको अच्छा पॉइंट बता देता हूँ कि देखो, जब भी किसी, मतलब ये थोड़ा टॉपिक से हट के नहीं है, टॉपिक से रिलेटेड ही है। यहाँ पे जब भी देखो किसी भी इंडियन कंपनी में आप देखते हो ना, कभी भी बैड न्यूज़ आता है, तो 2 ही कंपनी हमारी बहुत बड़ी है, और भी बहुत कंपनी है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। एक हमारी एसबीआई और दूसरा एलआईसी। उनको सीधा फ़ोन जाता है और बोलते हैं कि इस कंपनी को बचा लो, ठीक है। तो ये भी हमारे डीआईज हो गए, इस बात को भी ध्यान देना, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता रहेगा। जब भी कोई कंपनी में बुरी आँच आती है, कि मतलब मान लो बीच में एचडीएफसी बैंक 1320 तक आ गया था, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एलआईसी को बोला कि आप आगे जाओ और एचडीएफसी बैंक के कुछ शेयर्स बाय करो, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए। तो ये भी हमारे बेचारे डीआईज है, इनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है हमारे डीआईज लोग की। बाकी दोनों का अपना रोल है, पर एफआईज जहाँ होते हैं वहाँ पे असली पैसा रहता है, ध्यान देना। और मतलब वहाँ पे ही कुछ बड़ा होना रहता है, ये भी ध्यान देना। पर देखो, देखा जाए ना, ओवरऑल एक जनरली बात करूँ, अपने को पता नहीं चलेगा कि एफआईज कब एंट्री ले रहे, कभी नहीं ले, मतलब कब बाहर निकले, ठीक है। अब उनका कैसा रहता है ना, कि किसी स्टॉक में मान लो उन्होंने 10% की होल्डिंग है, अगले क्वार्टर में 12 हो गई, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में वो 11 हो जाएगी, ठीक है, फिर 12.5 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में 10.5 हो जाएगा। तो ये चाल भी नहीं पकड़ सकते। पर ओवरऑल ये था एफआईज और डीआईज के ऊपर वीडियो। आई होप आपको समझ में आया रहेगा कि एफआईज एक थोड़े मतलबी टाइप के है, शॉर्ट टर्म की थिंकिंग रखते, प्रॉफिटेबल के लिए सोचते, ठीक है। अब डीआईज देखो, बेचारे वो प्रॉफिट के लिए नहीं सोच रहे हैं, उनको भी पता है कि मार्केट अभी कंफर्ट नहीं है, देखा जाए मार्केट कंफर्ट नहीं है, बहुत सारी स्टॉक 100 के पीई के पार है, तो भी गिर रहे वो स्टॉक, तो डीआईज बाय कर रहे बेचारे, ठीक है। उनको भी कुछ ना कुछ ऑर्डर रहेगा भाई, उनको भी इंडियन मार्केट बचाना है, उनको भी आगे प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। तो स्टेबल रहेगा ऐसे मार्केट, अगर स्टेबल रहेगा तो ही तो नेक्स्ट टाइम एफआईज आएंगे। एफआईज भी देखेंगे कि भाई हम सेलिंग कर रहे तो भी मार्केट स्टेबल था, तो उनको भी लगेगा हाँ भाई मार्केट में कुछ दम है, ठीक है, समझे बात को। सबका एक अपना रोल है, पर यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ कि विन कौन होता है अभी की कंडीशन के हिसाब से, एफआईज और डीआईज, तो एफआईज, ठीक है, क्योंकि पैसे का फ्लो उनके पास बहुत ज़्यादा है, ताकत बहुत है उनके पास, ठीक है। जैसे कि उन्होंने अपनी पावर अभी दिखा दी थोड़े टाइम में, कि अगर हम सेलिंग पे आ जाए तो क्या हो सकता है। और सब जो भी रिटेलर्स है वो रो रहे बेचारे, क्या हो गया, पोर्टफोलियो गिर गया, बेच दे क्या, ख़राब है क्या ये कंपनी। मतलब जो कंपनी उनको 1 महीना पहले सही लग रही थी, जिसमें वो एफडी तोड़ के अपना पैसा लगाने वाले थे, आज वो ही लोगों को कंपनी ख़राब लग रही है, ठीक है। तो ये एक एफआईज की ताकत होती है। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना, जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई। और इस वीडियो में ना ही हमने किसी स्टॉक कंपनी का नाम लिया, ये भी ध्यान देना, नहीं लिया ये भी ध्यान देना। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।